नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हैं हमारे YouTube चैनल PhD कॉमर्स में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे जनरल एंटिटी के कुछ ट्रांजैक्शंस। उसी के कंटिन्यूएशन में मेरा ये वीडियो है। दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको, जो भी ट्रांजैक्शन आपसे डिस्कस किए हैं या फिर आगे की वीडियो में जो भी मैं ट्रांजैक्शन आपसे डिस्कस करूँगा वो आपको सारी की सारी समझ में आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला लेक्चर देख लें, ठीक है जी। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगा, आप उसे वहाँ से क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रांजैक्शन डिस्कस होगी वो 9th ट्रांजैक्शन से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 8 ट्रांजैक्शन मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दी थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, हम अपनी 9th ट्रांजैक्शन पे थे। 9th ट्रांजैक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹20,000। वी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹20,000 कॉस्टिंग ₹15,000। बस पहली वाली लाइन में हमें उसकी कॉस्ट नहीं दिखा रखी, जो हमें गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट नहीं दिखा रखी। दूसरे वाले में ये और करके दिखा रखा है कि इसमें कॉस्ट का एलिमेंट 15,000 का है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। और हाँ, यहाँ पे हम जनरल एंट्री में प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं दिखाते। प्रॉफिट का एलिमेंट इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हम जब बाद में हम ये कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी हम लेजर से सारे के सारे बैलेंसेस क्लोज करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो सारे के सारे बैलेंस क्लोज हो गए, ट्रायल बैलेंस पर जाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में वो सारे के सारे आइटम जाते हैं। तो वहाँ पे जब हम वो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन करने के बाद अपने आप ही प्रॉफिट निकल के आता है। तो यहाँ पे हम अलग से उसकी कैलकुलेशन नहीं दिखाते। इस जनरल एंट्री वाले प्रोसेस की बात करूँ, यहाँ पे हम उसका प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं दिखाते। उन प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ जो हमें सेल पर होता है। जब हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं या फिर सर्विस देते हैं, तो उस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं दिखाते। बाकी अगर हमें किसी सप्लायर से अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो उस प्रॉफिट को तो हमें दिखाना ही होता है। यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट, ये दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि इससे गुड्स हमारे कम हो जाते हैं। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹20,000, ये जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया था। इसके बारे में मैं बता दूँ, जो कैश अकाउंट डेबिट है वो इसी तरीके से लिखा जाता है, और जो क्रेडिट होता है उसको टू करके नीचे की ओर लिखते हैं और थोड़ा सा उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। अब हमारी 10th ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू डेटर फॉर ₹25,000 कॉस्टिंग ₹15,000। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एक लाइन डिस्कस की थी। वो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही वाली लाइन थी, if the name of the party is given, we have not information about whether cash has been paid or received। यानी कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में, सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन में अगर हमने पार्टी का नाम दे रखा है, लेकिन इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने उसके लिए कोई कैश पे किया है या नहीं किया है, इस बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे मानेंगे कि वो हमारी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी, यही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हम अपनी 10वीं ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सेम यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू डेटर, यहाँ पे डेटर को सेल किया है ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए कैश पे किया गया है या नहीं किया गया है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसे मानेंगे कि हमने ये माल उधार पे बेचा है। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट
द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। बीइंग सोल्ड गुड्स टू डेटर फॉर ₹25,000, सेम टू सेम क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। आप एज इट इज़ क्वेश्चन भी यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर लंबा आ गया तो उसे तो लिखने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो यहाँ पे अपनी तरफ से आप बना के लिख दीजिएगा, क्योंकि नरेशन आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। अगर आपने नरेशन नहीं लिखी तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा, लेकिन अगर नरेशन में अगर कुछ भी लिखते हैं अपनी तरफ से बना के लिख देते हैं तो वो उसे पढ़ने के लिए नहीं जाता, उसे बस ये देखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नरेशन पे। 11वीं ट्रांजैक्शन है हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000। हमने माल बेचा है, कुछ कैश में बेचा है और कुछ क्रेडिट में बेचा है। एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000। हमने जो कैश में माल बेचा है उसकी कॉस्ट है 10,000 और जो क्रेडिट में बेचा है उसकी कॉस्ट है 15,000 और दोनों के दोनों 20% के प्रॉफिट पे हमने बेचे हैं। तो उसकी एंट्री देख लेते हैं। इसमें हमने 2 बार डेबिट कर रखा है। याद है दोस्तों, जब हमने अपनी पहली ट्रांजैक्शन डिस्कस की थी तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है हमारी ये, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। जो कैश वाला पार्ट है, कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इसलिए क्योंकि इसमें उसका हमने जो हमारा उसका गुड्स का कॉस्ट है उसका हमने 120% कर दिया, क्योंकि 20% हमारा प्रॉफिट है। गुड्स को मान लेते हैं 100% है, प्रॉफिट को ऐड करके जो 120% होगा वो हमारा सेल प्राइस होगा। तो सेल प्राइस से ही यहाँ पे एंट्री होगी। डेटर, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है। 15,000 इंटू 120%, 100 प्लस 20 प्रॉफिट वाला एलिमेंट यहाँ पे इंक्लूड है। 18,000 टू सेल्स अकाउंट, इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया। नरेशन आप खुद से पढ़ लीजिएगा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 10,000। हमारे एक कस्टमर ने हमें माल वापस कर दिया, उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवार्ड कहते थे, उसी तरह सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड करेंगे। इनवार्ड कहते हैं क्योंकि हमने जो गुड्स बेचा है वो गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं हमारे बिजनेस में इनवार्ड, तो ये रिटर्न इनवार्ड कहा जाता है इसको। 10,000 टू डेटर्स, हमारे डेटर्स भी तो कम होंगे। नरेशन आप उनसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो डॉक्यूमेंट का लिंक दिया था ना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। जो 11वीं ट्रांजैक्शन है ना वो गलत हो गई थी, बाकी सब उसमें ठीक था। तो सिर्फ 11वीं ट्रांजैक्शन को ना, तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है तो उसमें आपको वो मिस्टेक दिखाई देगी। तो मैं उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ना थोड़ा सा अपडेट कर दूँगा, उसमें सही वाला डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको दे दूँगा। अभी अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है तो आप उसे रख सकते हैं, बस 11वीं एंट्री को आप मॉडिफाई कर लीजिएगा या फिर दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। अब हम 13 ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ड्राइंग्स, यानी कि ड्राइंग की ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करेंगे अब। हमारी 13th ट्रांजैक्शन है विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 10,000। हमने 10,000 अपने बिजनेस से निकाला है, तो इसे हम ड्राइंग मानेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं मान सकते, हम यहाँ पे ये नहीं मान सकते कि अगर बिजनेस से निकाला है तो हो सकता है वो बैंक में जमा कराने के लिए गया हो, ऐसा नहीं मानते। जब तक यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ है तब तक हम इसे ड्राइंग ही मानेंगे। इसकी हिस्ट्री देख लेता हूँ। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, कैश हमारा कम हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट होगा रियल अकाउंट।
और ड्राइंग अकाउंट होगा हमारा डेबिट, क्योंकि ये ड्राइंग हमारा एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का मीनिंग होता है डेबिट का रिसीवर, तो यहाँ पे डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट, ओहो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। ये 10,000 जो है ना, ये डेबिट के सामने होना चाहिए। ये वाला 10,000 जो है ना, ये अपनी सही जगह पर है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट, देखिए ड्राइंग करने से हमारी कैपिटल कम होती है। हमने ये बात अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ी थी। जब हमारा ड्राइंग होता था तो हम उसे कैपिटल में से माइनस कर देते थे और अपने बैंक अकाउंट को कम कर देते थे। अगर बैंक से निकाला है कुछ तो बैंक कम हो जाएगा, और अगर बिजनेस से निकाला है या फिर कैश अगर उसने विड्रॉल किया है तो कैश कम हो जाता है। अनलेस अदरवाइज मेंशन, विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस विल कंसीडर टू बी अ ड्राइंग। जब तक यहाँ पे कुछ भी मेंशन ना किया गया हो तब तक हम ये मानेंगे कि विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस हमेशा ड्राइंग होता है। ठीक है, अब हमारी 14th ट्रांजैक्शन है विड्रॉल फ्रॉम बैंक। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो हम ये मानेंगे कि ये बिजनेस पर्पस के लिए निकाला होगा उसने। जब तक यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा नहीं होगा कि ड्राइंग कि उसने पर्सनल पर्पस के लिए निकाला है, तब तक हम इसे ड्राइंग नहीं मानेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक 20,000। ये कैश अकाउंट हमने डेबिट किया है, यहाँ पे ड्राइंग भी डेबिट होगा, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक से अगर पैसा कम हुआ है तो वो बिजनेस में लगा है, तो बिजनेस में हमारा कैश बढ़ जाएगा और बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। अनलेस अदरवाइज मेंशन, विड्रॉल फ्रॉम बैंक विल नॉट कंसिडर टू बी द ड्राइंग। जब तक यहाँ पे कुछ भी मेंशन ना हो तब तक हम इसे ये मानेंगे कि ये ड्राइंग नहीं है। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि यह पर्सनल यूज़ के लिए हमने निकाला है, तो बात ही खत्म। सीधा सीधा ये ड्राइंग है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग से हमारा कैपिटल डेबिट होता है, कैपिटल कम होता है तो ये कैपिटल हमारा डेबिट होगा। अब 16th ट्रांजेक्शन पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड 1,000। दोस्तों, जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने ये डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये हमारी 7वीं ट्रांजेक्शन जो है उसी के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ पे क्या करते थे, हम पहले ऐड करते थे फिर माइनस करते थे। ऐड इसलिए करते थे क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है आपको, जिसके अकॉर्डिंग एक ऑनर और उसके बिजनेस का अस्तित्व अलग अलग होता है ना। तो अगर वो बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो ये माना जाता है कि बिजनेस ने उसको लोन दे रखा है, तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो वो बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए एक इनकम है। ठीक है जी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम नॉमिनल अकाउंट भी कह सकते हैं और पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो जाए, किसी को भी कंफ्यूजन होगी। इंटरेस्ट क्योंकि ये इनकम है इसलिए हम इसे नॉमिनल अकाउंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऑनर की लायबिलिटी है, ऑनर को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए ये पर्सनल अकाउंट भी है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आता है तो आप इसे पर्सनल अकाउंट ही लिखेंगे। ठीक है जी, पर्सनल अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमारा इससे ड्राइंग बढ़ता है।
लेकिन ये एट द सेम टाइम माइनस भी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा कुछ मिलना तो ऑनर को ही है। तो एक तरह से ये ड्रॉइंग को इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए ये माइनस भी हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अभी तक हम बात कर रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बाद में पढ़ना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है दोस्तों? वैसे ये इसके बारे में बताना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ना 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। असल में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं ना, तो उसके बाद अब उस प्रॉफिट का क्या होगा, उसकी सारी की सारी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। वैसे कहने को तो अकाउंटिंग प्रोसेस वहाँ से वहीं पे डन हो जाता है। अगर हम सोल प्रोप्राइटर हैं तो वहीं पे हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस डन हो जाता है। लेकिन अगर हमें एक पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी है, तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है, क्योंकि वहाँ पे 2 पार्टनर हैं। दो पार्टनर को प्रॉफिट किस रेशो में मिलेगा, उसकी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। लेकिन ये अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, ये हमारा 12th क्लास का टॉपिक है। 12th क्लास और ये बीकॉम का भी टॉपिक है, तो आप इसे रट्टा मार सकते हैं, चाहे जैसे भी याद रखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक ऑनर और उसके बिजनेस का अस्तित्व अलग अलग होता है। तो ऑनर ने बिजनेस को लोन दिया है, अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो एक तरह से उसने लोन दिया है, तो वो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये ऑनर के लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। ऑनर के लिए इनकम है, इसलिए कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। इसको भी आप रट्टा ही मार लो। एक्सपेंसेस पेड 10,000, हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं। एक्सपेंसेस हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट बट ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। एक्सपेंसेस से इसलिए डेबिट हो गई, कैश हमारा रियल अकाउंट है, कम हो गया। अब ये एंट्री हमने क्यों की दोस्तों? जब हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे लास्ट में हमें बनाना होता है अकाउंटिंग का सबसे लास्ट वाला प्रोसेस प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट हमें बनाना होता है। जब सारे के सारे हमारे बुक्स एंड अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं, तो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं सारे के सारे आइटम। तो सेम काम हम यहीं पे कर रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे हैं। शायद आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड 15,000 बट पेड ओनली 10,000। हमारे एक्सपेंसेस 15,000 के थे, लेकिन हमने पे कितने किए? 10,000। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए ये डेबिट हो गया। और कैश हमारा कितने से कम होगा? 10,000 से। ये हमारा टू कैश करके क्रेडिट हो गया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा कौन सा होता है? जो एक्सपेंसेस हमारे ड्यू हो चुके होते हैं, लेकिन हमने पे नहीं किए। और ये हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसके हमने एक्सपेंसेस अभी तक ड्यू रखे हैं, पे नहीं किए, 5,000 रुपये। इसका बैलेंस हमारा खराब हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सारा का सारा अमाउंट जाएगा, चाहे आउटस्टैंडिंग, चाहे हमने पे किया हो या फिर ना किया हो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हमारे इस ईयर को बिलोंग करते हैं, हमारे फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करते हैं, भले ही हमने उसको पे किया हो या ना किया हो, वो सारे के सारे हमारे इसी ईयर में बुक होते हैं, हमारे फाइनेंशियल ईयर में बुक होते हैं।
ठीक है जी। बाद में जब उसकी पेमेंट हो जाएगी तो हम उस ईयर में उसकी पेमेंट की रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ड्यू की हमारा जो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, ना कि पेड बेसिस पे। इनकम रिसीव्ड 10,000, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। ठीक है जी, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।